हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो आज बात करेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 5 क्लासों में करें 5 नंबर पक्के। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह की 10 से 15 मिनट की वीडियो की 5 क्लासेस आएंगी और आपको उसमें कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का क्वेश्चन आने हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 5 नंबर के। तो वह ये वो क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इससे अलग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है दोस्तों। यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट सकता है, बाद में आपको पछताना ना पड़े। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है दोस्तों। छोटी छोटी वीडियो होंगी, 5 वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। दोस्तों याद रखेंगे, पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसने की। ए.ओ. ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जिसमें कि कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब बात करेंगे प्रमुख नारे और उनसे संबंधित महापुरुष। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में सीधे ही बनते हैं। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, जो कथन है ये किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। इंकलाब जिंदाबाद, ये किसका नारा था? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद। आगे बात करें, इंकलाब शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने किया था। आपको ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। आगे बात करें, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने कहा। अगले उस पर बात करेंगे, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ये स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। इसके बाद दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आगे बात करते दोस्तों, पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता से संबंधित है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। अब आगे बात करें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। आगे बात करें, साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय का नारा था दोस्तों। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन वापस जाओ। आगे बात करें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश किसना बाजुए कातिल में है, तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने आपका। अब बात करें दोस्तों आगे, सत्यमेव जयते, ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। हे राम, महात्मा गांधी ने कहा हे राम। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद जन गण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उसके बाद आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। आगे जय जवान जय किसान और जय विज्ञान यदि जुड़ा हुआ है तो उसमें हो जाएंगे आपका अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। अब बात करते हैं आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में,
गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में। इसकी जो अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ ह्यूम थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे दोस्तों। एक बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी था। आगे बात करें, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। लॉर्ड डफरिन ने। आगे बात करें, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। बात करें दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, तो आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी। 1886 ईस्वी कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता। पहले की अध्यक्षता किसने की? पहले की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपके हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। आगे बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हैं? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तो ये कौन से अधिवेशन? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की, जो कि मद्रास में संपन्न हुआ। पहला बम्बई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास। पहले की व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद दादा भाई नौरोजी और इसके बाद सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आगे बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया दोस्तों। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया दोस्तों। इम्पोर्टेंट है ये, लखनऊ में अधिवेशन किया था इन्होंने। आगे बात करते हैं दोस्तों, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप याद रखेंगे कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, कहाँ हुई? लखनऊ के अधिवेशन में हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आगे बात करें, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, जो हुआ था लखनऊ में अधिवेशन जो हुआ था ये, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी दोस्तों। आगे बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा दोस्तों। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। आगे बात करें दोस्तों, 1916 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये करजन ने कहा था 1900 ईस्वी में दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, किसने कहा था? करजन ने 1900 ईस्वी में। आगे बात करें, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, लॉर्ड
वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। आगे बात करें, यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये भी दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये उन्होंने केवल एक बार की थी, वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी केवल महात्मा गांधी जी ने दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन। आगे बात करते हैं दोस्तों, सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन से अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया? तो कानपुर में हुए अधिवेशन जो कि वर्ष 1925 में हुआ, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की, अध्यक्ष बनी। आगे बात करें, सरोजिनी नायडू 1947 से 1949 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू 1947 से 1949। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें दोस्तों। आज ही मैं कंप्लीट 5 क्लासों के अंदर आपको 5 नंबर दोस्तों कहीं नहीं जाने वाले, यहीं से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ये भी याद रखना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आगे बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। दोस्तों ये भी याद रखना है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीत था जन गण मन, इसे अपनाया गया था। मूल रूप से बांग्ला में रचित था दोस्तों, बांग्ला भाषा में रचित था। जन गण मन के हिंदी संस्करण को अपनाया था दोस्तों। हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया 24 जनवरी 1950 को। तो पूछे आपसे कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये भी आपको बात याद रखनी है दोस्तों। जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जन गण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक से हुआ। ये भी आपको याद रखना है कि भारत विधाता के नाम से शीर्षक से प्रकाशित हुआ 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में। आगे बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से दोस्तों कौन से में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। आगे बात करें, वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो कांग्रेस थी वो नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई थी। किस अधिवेशन में? तो ये सूरत के अधिवेशन में जो कि 1907 में हुआ। इसमें दो गुट बन गए थे, नरमपंथी और गर्मपंथी। बात करें दोस्तों आगे के कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? नरम दल गोपाल कृष्ण गोखले,
फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नरम दल के नेताओं के नाम बताएं। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़े, उग्र विचारधारा के 4 प्रमुख नेता कौन हैं? जो गरम दल के नेता हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये और अरविंद घोष। दोस्तों ये कौन है? आपके गरम दल के नेता हैं। आगे बात करें, तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये किसने कहा? हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है कि लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाल से आपका लाला लाजपत राय, बाल से आपका बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों ये 3 हैं जिनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते दोस्तों, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपति मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। आगे बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। दोस्तों आपको जगह जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी को आप यदि हमारी जो 5 वीडियो आएंगी, 5 क्लासेस होंगी, इन्हीं को यदि आप बार बार रिवीजन कर लेते हैं तो यहीं से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी SSC PET 2023 की, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।